हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। कल आपको पता होगा हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका, तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस सेशन को लाइक कर लो और शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने ग्रुप्स में। चलिए, तो आज हम लेने वाले हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और इसका लेंगे हम पार्ट 2। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा पूरा नाम धीरज राजपुरोहित है। मैं यूपीएससी और आरपीएससी मेंटोर हूँ। मेरे कोर्स सब्जेक्ट्स है पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। चलिए तो शुरू करने से पहले अन अकेडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यों लेना चाहिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? देखिए, यहाँ मिलती है आपको लाइव क्लासेस। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासेस लेते हैं। आप उनके साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है आपको वहाँ पर। इसके अलावा आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज और क्विजेज आपको सॉल्व करने के लिए दी जाती है, जो वीकली बेसिस पे भी होती है। काफ़ी स्टैटिक क्विजेज और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए वहाँ पे लॉन्च की गई है, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लास में आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस लेंगे, आप मटेरियल नॉलेज लेंगे। उसके अलावा उस नॉलेज का यूज़ आप यहाँ करेंगे इस टेस्ट सीरीज और क्विजेज में। ये आपको एग्ज़ाम रेडी करेगा। जैसे आप एग्ज़ाम में जिस तरह के पेपर बनते हैं, उस तरह की टेस्ट सीरीज और क्विज़ आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस, ताकि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल बनते हैं, फॉर्मुलेट होते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना है। इसके अलावा आपके रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ये जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी बेनिफिशियल, और बहुत ज़रूरी भी होता है कि आपके डाउट्स सही टाइम पे क्लियर हो जाए। ऑलराइट, ये लाइव क्लास से अलग होते हैं, ये भी लाइव होते हैं, बट यहाँ पे आप अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हो। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट लेटर भी देख सकते हो। फिर आप उन्हें पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जितने बैचेस वगैरह जो भी कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं उन सब में एनरोल कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास, आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा आपकी प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हो, आपको लाइव रैंकिंग मिलेगी, और भी बहुत कुछ। चलिए, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। और सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए इस तरह से, ये अभी ऑनगोइंग आपके पास प्लान है, जो आप देख सकते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ। आप इसके अंदर अगर मेरा कोड यूज़ करते हो धीरज10, तो आपको इंस्टेंटली 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि अन अकेडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो यहाँ जहाँ पे रेफरल कोड लगाना होता है, यहाँ पे आपको लगाना है धीरज10, DHIRAJ10। इसको लगाते ही आप जो भी प्लान चूज करोगे उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर 7000 1 ईयर प्लान लेते हो आप, तो उसका आपको पड़ेगा 6300। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो यानी 2 साल का लेते हो, तो आपको पड़ता है 7560। ये सब पे एप्लीकेबल है, भले आप 1 महीने का लो या 2 साल का। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होता है हमेशा कि 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आपके यहाँ पे आरपीएससी, आप राजस्थान एग्जाम्स की आरपीएससी जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर राजस्थान के सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट बोर्ड भी कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी जितने भी एग्जाम्स हैं, एलडीसी हो, हाईकोर्ट एलडीसी हो, पुलिस की वैकेंसी हो, जो भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं, सारे के सारे आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना फायदेमंद होता है। चलिए, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं धीरज10। ऑलराइट, और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब जो भी मेरी क्लास में यहाँ पर हमारे चैनल पे सबसे पहले नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि जो भी वीडियोस आएंगे उसके आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम्स, हमारी पूरी टीम का। इसे अब तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, इस पे हम हमेशा नोटिफिकेशन भेज देते हैं। जब भी कोई क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, तो हम एडवांस में यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज देते हैं, सो दैट आप कोई भी क्लास मिस ना करो। चलिए, तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा था सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके अंदर 5 तरीके दिए गए, जिस 5 तरीकों से सिटीजनशिप यानी नागरिकता का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो पहले 3 हम देख चुके हैं। अब हम चौथे पर मूव ऑन करते हैं, नेचुरलाइजेशन। तो हम देख चुके हैं बर्थ, जन्म के अनुसार। फिर हम डिसेंट के अकॉर्डिंग भी देख चुके हैं,
वंश के आधार पर, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। तो ये तीनों हम देख चुके हैं, ठीक है। बर्थ यानी कि अगर भारत में ही कोई जन्मा हो, डिसेंट यानी भारत का मूल, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति हो, राइट, डिसेंट यानी यहाँ के वंश का हो। और रजिस्ट्रेशन, अगर समझ लो रजिस्ट्रेशन किसका होगा, जो भारतीय मूल का हो उसका, अगर रजिस्ट्रेशन जो भारतीय मूल का हो, अब कहीं और का सिटीजन है, अब वो कहीं और का नागरिक है, बट कभी उसके पेरेंट्स, उनके माता पिता या कोई भी यहाँ पे नागरिक थे, या फिर वो खुद यहाँ का नागरिक था भारत का, लेटर ऑन कहीं और की नागरिकता ले ली, वो रजिस्ट्रेशन से ले सकता है नागरिकता। अब आता है नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक। देखिए इस कैटेगरी के अंदर कौन आएंगे, जो भारत के बाहर जन्मे हैं और भारत के बाहर ही, मतलब भारत के नागरिक नहीं थे, कभी नहीं थे, ना ही उनके कोई वंश में से कोई था, या ना ही वो खुद थे, यानी कि वो कहीं और के ही नागरिक हैं। अब फॉर एग्जांपल मालदीव के कोई सिटीजन है, और वो मालदीव के ही मूल निवासी हैं, और उनके कई सातों जो पुश्तें हैं वो सारी की सारी मालदीव रह रही थी। अब उसकी ये इच्छा हो जाती है कि नहीं, मुझे तो भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो नेचुरलाइजेशन से ले सकते हैं। ये एक लीगल टर्म है नेचुरलाइजेशन, जिसका जिसका यूज ही सिटीजनशिप के लिए किया जाता है, कि नेचुरलाइजेशन मतलब कि कोई नागरिकता दी जाती है किसी देश की, ठीक है। चलिए, तो ये कौन प्रदान करेगा नेचुरलाइजेशन, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे सकती है नेचुरलाइजेशन के लिए किसी भी व्यक्ति को, अगर वो इलीगल माइग्रेंट ना हो तो, ठीक है। वो क्या नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर वो भारत में आया है तो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो बकायदा अपने पासपोर्ट के साथ यहाँ पे एंट्री की होगी, और कहीं पे अपना एंट्री करके, और फिर यहाँ पे भारत के अंदर एंट्री की होगी, कहीं पे कहीं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल कैसे होते हैं, कि जो बिना रजिस्ट्रेशन किए सीधे भारत में घुस जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश और अपना जो यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ से काफी लोग यहाँ पे इलीगली माइग्रेट करते हैं, अवैध रूप से क्या करते हैं, एंटर कर लेते हैं, और फिर भारत में रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये केस है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक सर्टिफिकेट इशू कर सकती है किसी व्यक्ति के लिए नेचुरलाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसको एक तरह से भारत की नागरिकता देने के लिए। बट इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उनके पास, यानी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। क्या, कैसे क्वालिफाई करेगा कोई पर्सन, देखो सबसे पहले है कि वो जिस भी देश का सिटीजन है, अगर उसके भारत में जो भी उसने अप्लाई कर रखा है, अगर वो उसकी मंजूरी मिल जाती है, यानी उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जिस देश का वो नागरिक है, वहाँ की नागरिकता उसे छोड़नी पड़ेगी, राइट। he has to forfeit the he has to forfeit that country's citizenship if he gets the Indian citizenship, alright। ये बात सबसे पहले ही तो, और और समझ लो, अगर, ठीक है ना, उसे रिनाउंस करना होगा, है ना, उसे रिनाउंस करना होगा, कि अगर कोई भी और किसी और देश का वो नागरिक है, अब समझ लो जर्मनी के नागरिक है और वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनकी यहाँ पे एप्लीकेशन मंजूरी मिल जाती है, तो उसको वहाँ जर्मनी की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, जिस भी देश की नागरिकता है उनके पास, क्योंकि भारत क्या करता है, एक ही नागरिकता दे सकते हैं हम। वो आर्टिकल 9 में हमने देखा था, आर्टिकल 9 में हमने देखा था कि भाई भारत के साथ साथ अगर कोई और देश की नागरिकता भी है किसी व्यक्ति के पास, तो उसे या तो उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, या फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा, उसको यहाँ की नागरिकता छोड़नी होगी, यानी वो दो नागरिकता एक साथ नहीं रख सकता। ऑलराइट, इसके अलावा देखो, ही मस्ट रिसाइड इन इंडिया, वो भारत में मूल निवासी, मतलब भारत में ही निवास कर रहे हो, मूल निवासी नहीं, भारत में निवास कर रहे हो, और प्लस साथ ही साथ या तो फिर सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, यानी कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है। भारत में रह रहे हो, या फिर गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब भारत में कुछ टाइम रह लिए, कुछ टाइम गवर्नमेंट के अंडर काम कर लिया, इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो रह रहे हो। और 12 महीने, जब वो अप्लाई करते हैं, जब एप्लीकेशन देते हैं वो नेचुरलाइजेशन के लिए, उससे 12 महीने पहले तक वो भारत में रह रहे हो, ठीक है, भारत में रह रहे हो, या फिर गवर्नमेंट के अंडर, कोई भी भारत में कोई भी सरकार है, भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहे हैं। कब तक, 12 महीने, अप्लाई करने से जस्ट 12 महीने पहले का पीरियड, अब जिस तारीख को अप्लाई किया उससे पहले के 12 महीने काउंट होंगे इसमें, ऑलराइट। चलिए, ये इसके बाद
और क्या कंडीशन हो सकती है? और कंडीशन, ये सबके सब कंडीशंस लागू हैं, ये क्वालिफिकेशंस उनको पूरी करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक पूरी करनी है, और नहीं है, एंड है। सारे के सारे इसमें आपको उन जो भी व्यक्ति हैं जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर सिटीजनशिप चाहते हैं, नागरिकता चाहते हैं, तो उनको ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी करनी होगी। सेकंड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई 14 साल, जो 12 महीने हम काउंट कर रहे थे ना अभी, उस 12 महीने से पहले के 14 साल इसमें काउंट होंगे। 12 महीने से पहले के 14 साल उसमें काउंट होंगे, और उन 14 साल में वो व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो, या फिर गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा हो, भारत में किसी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बट कम से कम इसके लिए 11 वर्ष के लिए तो काउंट करेंगे ना। देखो 14 वर्ष तो काउंट कर रहे हैं, पर 14 वर्ष में अगर वो समझ लो एक साल कहीं बाहर चला गया, या फिर बाद में वापस आ गया, वापस कुछ टाइम रहा, फिर बाद में 2 साल बाहर चला गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक बार 12, 14 से 3 निकल गए 11, फिर मिनिमम कम से कम 11 वर्ष, कम से कम 11 वर्ष वो भारत में रहा हो, या फिर गवर्नमेंट के अंडर में काम किया हो 12 महीने पहले, यानी कि टोटल मिला के कितना महीने रहना है उनको, 12 साल। 12 साल टोटल यहाँ रहना है, जिसमें से 12 महीने तो कंटिन्यूस, जब अप्लाई किया उससे पहले पूरे 12 महीने यहाँ पे रहना होगा, और उससे पहले जो 11 साल है वो टुकड़ों में रह सकते हैं, वो 14 साल के अंडर काउंट होगा। ये 14 साल इस 11 साल के, इस 14 साल के अंदर 11 साल काउंट होंगे। ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। जो 12 महीने पहले काउंट हुए उससे पहले के 14 साल काउंट होंगे, ये तो महीने हैं। इन 14 साल में से 11 साल उसको भारत में या तो रहना होगा, या फिर गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो। तो ये 11 + 12 महीने कितने हो गए, टोटल 12 साल। टोटल 12 साल उसको भारत में या रह रहा हो, या गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा हो। फिर उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा हो, यानी उसका चरित्र जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि एथ शेड्यूल, एथ शेड्यूल के अंदर क्या दे रखे हैं, एथ शेड्यूल के अंदर इंडियन लैंग्वेजेस दे रखी है, क्या दे रखी है, भाषाएं दे रखी है। कितनी भाषाएं हैं वैसे, ये 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस। तो ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इनकी उसे अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इन लैंग्वेजेस में से किसी लैंग्वेज की उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, नॉर्मल कम से कम पढ़ना लिखना आना चाहिए। ऑलराइट, सारी की सारी नहीं, बट कम से कम एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। चलिए, इसके अलावा अब देखो, एक बार अगर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, एक बार अगर सर्टिफिकेट दे दिया जाए उस व्यक्ति को, तो कम से कम उस व्यक्ति की ये मंशा होनी चाहिए, ठीक है ना। ही इंटेंस, हिज इंटेंशन शुड बी टू रिसाइड इन इंडिया, है ना, भारत में बसने की उसकी मंशा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई नेचुरलाइजेशन ले लिया, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, भारत की नागरिकता मिल गई, बाहर जाके कहीं बस गए, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। अब उसकी मंशा ये होनी चाहिए कि वो या तो भारत में रहे, या फिर अगर गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे पहले भी, तो अभी काम करें, या फिर आपके गवर्नमेंट के अंडर काम करना शुरू कर दें, या तो कंटिन्यू करें अगर कर रहे हैं तो, या फिर गवर्नमेंट के अंडर काम करना शुरू कर दें, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं जिसका भारत एक मेंबर हो, इंडिया एक मेंबर हो, या फिर किसी सोसाइटी, कंपनी, या फिर किसी भी बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब प्राइवेट बॉडी के अंडर भी काम कर सकते हैं जो भारत में स्टैब्लिश्ड हो। यानी कुल मिला के उसको भारत के इकोनॉमी में कैसे भी करके इंक्लूड करना है, ठीक है ना। या तो भारत में रहना शुरू कर दे ऐसे नागरिक, यहीं पर है, यहीं पर रह के अपना काम काज करे, या फिर गवर्नमेंट के अंडर काम करे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी काम कर सकता है, बट वहाँ पे जहाँ पे भारत मेंबर हो, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दैट, इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी सोसाइटी, कंपनी, किसी भी बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी कंपनी के अंडर भी काम कर सकते हैं, भारत में स्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, बट ये सोसाइटी, कंपनी जो भी है, ठीक है। चलिए, अब अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसके अंदर से इतने जितनी भी कंडीशंस दी थी यहाँ पे, इनमें से किसी भी कंडीशन को हटा भी सकती है, किसी भी कंडीशन, जो भी कंडीशन लगाई थी उसमें से किसी की छूट भी दे सकती है कि हाँ ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगी तो भी चल जाएगा, ये भी होगी, ये भी नहीं होगी तो भी चल जाएगा। बट ये तब करेगी जब अगर कोई खास केस हो, कोई खास केस हो, यानी कि मतलब कोई बहुत ही, किसी ने साइंस में काफी अच्छा काम किया हो, फिलोसफी में अच्छा काम किया हो, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस में काफी अच्छा काम किया हो, उत्कृष्ट काम किया हो, है ना, विशिष्ट सेवा प्रदान की हो, तो उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, ठीक है। अभी समझ लोगे, अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला है तो नोबेल प्राइज वाले को हम दे सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आपको नेचुरलाइजेशन में हम इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, इनमें से कोई भी कंडीशन हटा भी सकती है। तो ऑल राइट, आई होप नेचुरलाइजेशन इज क्लियर, प्राकृतिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये है अपनी फिफ्थ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी क्षेत्र का समाविष्ट, हाँ क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, यानी किसी अन्य क्षेत्र को अगर भारत में समाविष्ट कर दिया जाए, समावेश कर दिया जाए, यानी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए इंडिया के अंदर, तो फिर वहां के जो लोग होंगे उनको भारत की नागरिकता देने के बाबत है ये। ठीक है, देखिए, whenever a foreign territory becomes a part of India, whenever a foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies the persons who belong, who who among the people of the territory shall be the citizens of India। यानी कि कोई भी टेरिटरी, कोई भी क्षेत्र अगर भारत में मिलाया जाए, तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें से कौन भारत के नागरिक बन पाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक अलग से अधिसूचना निकालेगा, एक ऑर्डर निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दादरा नागर हवेली जो है, ये आपको पता हो तो 1961 के अंदर, 1961 के अंदर इसको भारत में इंक्लूड कर दिया था, है ना, इनकॉर्पोरेट कर दिया था। तो दादरा नागर हवेली के साथ ही इसके बाद ही इसी के लिए एक ऑर्डर निकाला गया 1962 के अंदर, दादरा नागर हवेली सिटीजनशिप ऑर्डर 1962। इसने ये बताया कि भाई जहाँ दादर नगर हवेली के जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऑलराइट, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आप समझ गए, अगर किसी भी क्षेत्र को अगर भारत में इंक्लूड किया जा रहा है ना, भारत में अगर उसको जोड़ा जा रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको नागरिकता देने के लिए है ये। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं होगा, स्पेशली सिर्फ एक ऑर्डर निकाला जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ के ये जो लोग हैं इन सबको भारत की नागरिकता दी जा रही है। यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं बट ये, ठीक है, यहाँ ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ, इन इन लोगों को ही मिलेगी, इन लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसा कर सकती है भारत, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, दादर नगर हवेली में जो भी रह रहे थे, जो भी वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे जिसकी भी सिटीजनशिप थी, उन सबको भारत के साथ जोड़ दिया गया था और उन सबको यहाँ की सिटीजनशिप दी गई थी। चलिए, तो इसी के साथ अपने ये कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से अधिग्रहण की जा सकती है सिटीजनशिप, यानी किस तरह से सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है। ऑलराइट, और ये एक्ट किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। ऑलराइट, इसी के अंडर लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी देख लेते हैं हम, नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाती है। तीन तरह से हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में तीन तरीके बताए गए, है ना, तीन तरीके बताए गए जिसके द्वारा नागरिकता का हनन हो सकता है, यानी कि उसकी समाप्ति हो सकती है, आपकी नागरिकता किसी की छीन ली जा सकती है। वो तरीके क्या है, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। क्या है, त्याग, बर्खास्तगी और वंचन, है ना, वंचन। चलिए, सबसे पहले रिनंसिएशन ले लेते हैं। तो स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग। चलिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, यानी कि वो वयस्क होना चाहिए, 18 ईयर्स का होना चाहिए, अगर जो भी 18 साल का हो चुका है, वो डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है कि भाई मैं जो है भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, है ना, ही इज रिनाउंसिंग, ही कैन डिक्लेयर, डिक्लेयर ही कैन डिक्लेयर टू रिनाउंस द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, वो उसके लिए क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। ये जो घोषणा पत्र होगा, ये जो घोषणा की जाएगी, इस घोषणा को सेंट्रल गवर्नमेंट विथ होल्ड कर सकती है कुछ कंडीशन में। किस केस में, अगर समझ लो कि कोई वॉर चल रहा है, यानी कि युद्ध चल रहा है जिसमें भारत इन्वॉल्व है, यानी भारत भी उस युद्ध में इन्वॉल्व है, उस उस टाइम पे अगर कोई ऐसा डिक्लेरेशन करता है, कोई भी नागरिक ऐसा डिक्लेरेशन करता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे उसको विथहोल्ड कर सकती है, यानी कि उसको एक बार के लिए उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, उस टाइम पे सरकार क्या कर देगी, उस पर रोक लगा देगी, और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके ऊपर देखेगी कि किस तरह से किया जाए। ये एक्चुअली क्यों कर रहे हैं हम, वॉर पे। देखिए, वॉर में क्या होता है कि अगर समझ लो कि कोई यहाँ का नागरिक है और वो दुश्मन देश के साथ जाके मिल रहा है, फिर ये कह रहा है कि भाई भारत का मैं नागरिक नहीं हूँ किसी तरह से, क्यों, एक तरह से रिनाउंस क्यों कर रहा है, ताकि उस पर कोई केस ना चल सके, है ना, भारत उस पर ये नहीं कर सके कि भाई यार तुमने तो ऐसा कर दिया, इसका मतलब तुमने देशद्रोह किया है। तो वो इसके लिए कि भाई विथहोल्ड उस टाइम कर लेते हैं, उस टाइम पे या तो फिर समझ लो एक तो ये केस हो गया, या फिर कभी जो दुश्मन देश है उसने किसी भारत के नागरिकों को अपने कब्जे में ले लिया और उन सबसे जरा धमका के उन्हें कह दिया कि भाई तुम क्या करो, डिक्लेयर करो, ये ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और उस पर साइन करो और डिक्लेयर कर दो कि तुम यहाँ वहाँ के सिटीजन नहीं हो, और वो उनको कैदी बना ले या वहाँ के सिटीजन बना ले,
तो ऐसे केसेस में, क्योंकि वॉर टाइम में ये सब ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो इसके लिए इसको वॉर टाइम में क्या करते हैं, विथ होल्ड कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेती है, इसको विथ होल्ड कर लेती है, ठीक है ना, यानी इस पे रोक लगा लेती है, इस पे बाद में वो फैसला सुनाती है, ठीक है। तो फैसला किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब देखिए, जो भी व्यक्ति जिसने ये डिक्लेरेशन किया है, नॉर्मल टाइम में अगर डिक्लेरेशन किया है कि भाई मैं यहाँ पे इसकी हमारी मेरी जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्वेच्छा से क्या कर रहा हूँ, इसका त्याग कर रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसा त्याग किया है, किसी ने ऐसे रिनाउंस किया है, तो उसके जो बच्चे होंगे, माइनर चाइल्ड्स कौन होंगे, जो 18 साल से छोटे हैं, जो भी माइनर चाइल्ड्स हैं, वो सब भी, उन सब की भी भारतीय नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, यानी उनकी भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये जो बच्चे हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे, यानी कि जब ये 18 साल के हो जाएंगे, तो ये भारतीय नागरिकता वापस ले सकते हैं, ठीक है, ये वापस ले सकते हैं। उस टाइम इनके पास ऑप्शन होगा, जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं, वंश के अनुसार जो है उसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो 18 साल के होने के बाद वापस इसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता वापस ले सकते हैं। बट हाल अगर वो माइनर हैं, जिस टाइम पे उनके फादर या मदर जो भी हैं, जिन्होंने अगर ये भारतीय नागरिकता अगर त्याग दी थी, उस समय अगर वो 18 साल से छोटे हैं, तो उनकी भारतीय नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस है, सेकंड केस, टर्मिनेशन, यानी बर्खा बर, बर्खास्तगी के द्वारा, यानी किसी का टर्मिनेट कर दी जाए, किसी की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाए। अब ये क्या होगा, व्हेन एन इंडियन सिटीजन voluntarily acquires the citizenship of another country, यानी किसी और देश की नागरिकता अगर कोई अपना भारतीय नागरिक अगर ले ले, तो फिर क्या होगा, उस टाइम से उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसकी क्या होगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कि हमारा आर्टिकल 9 में लिखा है, आर्टिकल 9 में क्या लिखा है कि भाई कोई भी भारतीय नागरिक अगर बाहर के किसी और देश से और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या कर ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब समझिए, अगर समझ लो कि कोई भी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उस टाइम पे उसकी भारतीय नागरिकता टर्मिनेट हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, ठीक है। बट ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान वॉर के टाइम में, जब युद्ध चल रहा हो, उस टाइम पे ये लागू नहीं होगा। खास बात है, देखिए, ये वैसे के वैसे जहाँ पे पहले भी था कि वॉर अगर चल रहा है, तो अगर वो डिक्लेयर कर रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं, रिनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो भी उसकी क्या होगा, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विथहोल्ड कर लेगी। और टर्मिनेशन वाला तो है ही नहीं, टर्मिनेशन वाला वॉर के टाइम पे ये अप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है। इंडिया में अगर समझ लो कि कोई वॉर चल रही है, युद्ध चल रही है, और जिसमें अब ऐसा नहीं किसी और दो कंट्रीज की युद्ध चल रहा है और भारत में उसको लागू, ऐसा नहीं, भारत अगर उस युद्ध में इन्वॉल्व है, यानी वो उसमें शामिल है, उस युद्ध में, है ना, अगर भारत का ही किसी के साथ युद्ध चल रहा है, या फिर भारत किसी युद्ध में शामिल है, तो फिर उस टाइम पे ये जो प्रोविजन है, ये प्रावधान जो है, ये उस टाइम पे लागू नहीं होता। वही है केस, वैसा का वैसा मैंने कहा था, वॉर टाइम में इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद थर्ड है हमारा डेप्रीवेशन, यानी वंचन, वंचित कर देना। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपल्सरीली टर्मिनेट्स इंडियन सिटीजनशिप, यानी ये अनिवार्य रूप से समाप्त कर देगी भारतीय नागरिकता। कौन, केंद्र सरकार। किन केसेस में, कुछ केसेस हैं, जैसे कि पहला केस, सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड या यानी कि धोखाधड़ी से किसी ने भारतीय नागरिकता हासिल करी है, धोखाधड़ी यानी फर्जी कुछ बता के और धोखाधड़ी से उसने भारतीय नागरिकता अगर हासिल की है, या फिर he has shown disloyalty to the constitution, यानी उसने हमारे संविधान का अनादर किया है, या फिर उसको उसके प्रति अनिष्टता दिखाई है, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। Citizen has unlawfully traded or communicated with enemy during a war, अगर जब भी युद्ध चल रहा है, उसके दौरान अगर शत्रु के साथ किसी गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या फिर किसी राष्ट्र विरोधी सूचना दे दी हो, यानी उसके बाद कुछ मतलब कम्युनिकेट कर लिया हो कि यहाँ से कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन, यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर एनिमी को दे दिया, या फिर उसके साथ अनलॉफुली ट्रेड किया है, कुछ ना कुछ अनलॉफुली ट्रेड का भी मतलब ये है, किसी तरह की सूचना, इंफॉर्मेशन उनको दे दी है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी उस व्यक्ति की। फिर इन केस अगर समझ लो कि ऐसा सिटीजन है जो कि
नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी पंजीकरण या फिर प्राकृतिकरण के द्वारा उसने भारतीय नागरिकता हासिल की। वही इतनी मेहनत करके उसने हासिल की, बट 5 साल के अंदर अंदर ही, जैसे ही उसको वो नागरिकता मिली, उसके 5 साल के अंदर अंदर ही किसी और देश में उसको सजा सुना दी जाती है 2 साल की, 2 साल की कारावास की मिनिमम, या 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की कारावास की सजा सुना दी जाती है अगर उसे, तो उसी के साथ उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, डेप्रीवेशन हो जाएगा उसका। ऑलराइट, ये केस याद रखिएगा, 5 साल के अंदर अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है, जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू आए हैं, यानी जो नॉर्मल सिटीजन हैं, बाय बर्थ बाय डेसेंट, उनके लिए ये लागू नहीं होता, ठीक है। वो अगर बाहर कहीं पे केस चल रहा है उनके लिए और उनको वहां पे सजा सुना दी गई है, तो उस पे ये लागू नहीं होता, ये सिर्फ किस पे लागू होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू किसी ने भारतीय नागरिकता ली है, यानी पंजीकरण या फिर प्राकृतिकरण के द्वारा अगर भारतीय नागरिकता ली है, उन पे ये लागू होता है, ठीक है। ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर जैसी नागरिकता ली, उसके 5 साल के अंदर अंदर अगर किसी देश में होंगे, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाती है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है, कारावास दे दिया जाता है, तो फिर उनसे भारतीय नागरिकता वापस ले ली जाएगी, ठीक है। और अगर किसी भी भारतीय नागरिक ने, अगर कोई भी नॉर्मल सिटीजन है, कोई भी सिटीजन है, भारत का नागरिक है, वो भारत से बाहर रह रहा है कंटिन्यूसली 7 साल तक के लिए, कितने 7 साल, 7 साल के लिए, 7 years, 7 साल के लिए लगातार वो भारत से बाहर रह रहा है, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। बट यहाँ पे एक कंडीशन, ऐसे नहीं है कि भाई चलो ठीक है 7 साल आप बाहर रहे तो अब ठीक है आपकी नागरिकता चली गई, नहीं। अगर समझ लो कोई जॉब एजुकेशन के लिए गया है, सबसे पहले तो एजुकेशन के लिए गया है, यानी एज अ स्टूडेंट गया है, या फिर जॉब के लिए गया है, या फिर आप सोच लो कि भाई वो जॉब है, एजुकेशन है, कुछ भी है, कहीं पर रह भी रहा है, कुछ नहीं, जॉब भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, वो सिर्फ वहां पर रह रहा है, 7 साल के लिए रह रहा है, तो भी अगर उसकी मंशा है कि भाई मेरे को भारतीय नागरिकता रखनी है, और वहां पे जो दूतावास है, वहां पे वो रेगुलर बेसिस पे हर साल क्या कर रहा है, वहां पे पंजीकरण कर रहा है, यानी कि वहां पे रजिस्टर कर रहा है, और अपनी इंटेंशन बता रहा है कि भाई मुझे भारतीय नागरिकता रखनी है, हर साल, साल में एक बार करना है उसे, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो फिर ये वाला प्रावधान नहीं लागू होगा, ठीक है। ये उनके लिए है जो बिल्कुल कुछ भी एफर्ट नहीं ले रहे हैं और 7 साल के लिए बाहर चले गए हैं, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, रजिस्टर भी नहीं कर रहे हैं वहां पे, यानी उनको इच्छा नहीं है भारत की नागरिकता रखने की, ये उनके लिए है, ठीक है। चलिए, तो आई गेस यहाँ पे ये क्लियर हो गया है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के 5 तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है, और 3 तरीके से सिटीजनशिप वापस छीनी जा सकती है ना। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई, काफी फेमस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, विदेशी भारतीय नागरिक, ओसीआई कार्ड आपने सुना होगा, ओसीआई पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, ठीक है। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, एक एल एम सिंघवी कमेटी बिठाई गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिठाई थी ये कमेटी, इसका गठन किया गया था 2000 में, ठीक है। और एल एम सिंघवी कमेटी एक हाई लेवल कमेटी थी, जिसका काम क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन इंडियन डायस्पोरा, यानी जो भारतीय डायस्पोरा जो है, यानी भारत के जो मूल निवासी लोग जो बाहर रह रहे हैं, है ना, भारत के मूल, भारतीय मूल के लोग जो हैं, है ना, वो बाहर रह रहे हैं किसी और देश में, और तो उनको कहते हैं डायस्पोरा, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में उन्हें क्या करना था, एक तरह से रिपोर्ट तैयार करनी थी, ये बताना था उसमें, ये रिकमेंडेशन, कुछ उनसे सुझाव मांगा गया था कि भाई किस तरह से हम अपने डायस्पोरा के साथ अच्छे से एंगेज हो सकते हैं, सो दैट दे कैन हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो अपने भारत का जो प्रोग्रेस है, यानी जिस तरह से हम उन्नति कर रहे हैं, उस उन्नति में उनका भी योगदान हो, किस तरह से उनका योगदान लिया जा सकता है इंडियन इकोनॉमी में, और किस तरह से उनके साथ एंगेज किया जा सकता है, इसके लिए ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, एल एम सिंघवी कमिटी ऑन इंडियन डायस्पोरा, 2000 के अंदर बनाई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2002 में। इन्होंने रेकमेंड क्या किया, इन्होंने रेकमेंड किया कि एक तरह की ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए, किसको, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के जो लोग हैं, है ना, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उन्हें क्या की जाए, उन्हें एक ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाए, यानी उन्हें एक अलग से एक नागरिकता भी दी जाए, इसी के साथ ये नागरिकता ही है, विदेशी भारतीय नागरिक, ठीक है।
और वो भी कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए, सभी सभी देशों के लिए, कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए। ये इन्होंने सुझाव दिए, ये इन्होंने सिफारिश करी, ये इन्होंने रेकमेंड किया। ठीक है, किसने? एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। ये एक हाई लेवल कमेटी थी। फिर इसके बाद होम अफेयर्स ने एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो किया, उस पर स्टडी की, और इसके बाद इसको एक्चुअली इन्होंने इंक्लूड किया। अब और इसी के द्वारा इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 के 55 का, उसे क्या किया, उसे अमेंड किया, उसका संशोधन किया। सो 2003 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसने क्या किया, इसने एक नई तरह की, एक तरह से नई तरह की नागरिकता की शुरुआत करी, जिसका नाम था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये एक तरह की नागरिकता, ये एक तरह की कोई अलग से नागरिकता नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ये सिर्फ जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको एक तरह से इसमें डिवाइड कर दिया, कुछ स्पेशल उनको अधिकार दे दिए, यानी कुछ राइट्स वगैरह दे दिए उन्हें, और एक तरह की स्कीम थी। ठीक है, ये किसी भी तरह की नागरिकता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। यानी जो आपको आर्टिकल 9 में दे रखा है, अगर भारत के, ये किन के लिए दे रखा है, अगर समझ लो कोई बाहर से फ्रांस का नागरिक है पर वो भारतीय मूल का है, और उसे ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम अच्छी लगती है, और वो इसमें एनरोल कर लेता है, उसका कार्ड ले लेता है, एक पासपोर्ट मिल जाता है उसको, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का पासपोर्ट मिल जाता है, तो उसे वहाँ फ्रांस की नागरिकता छोड़नी नहीं पड़ेगी। और जबकि आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 9 में एक साफ तौर पे लिखा हुआ है, अगर कोई बाहर की नागरिकता है किसी के पास, तो वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वो भारत की नागरिकता ले रहा है तो वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, है ना। और हम ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते। तो एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से नागरिकता नहीं, एक तरह से स्कीम थी, एक क्लासिफिकेशन कर दिया उनका, उनको कुछ राइट्स वगैरह दे दिए, सो दैट वो अच्छे से क्या कर सके, इन्वॉल्व हो सके, भारत में और ज्यादा एंगेज हो सके। ठीक है, चलिए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया था, उसने क्या किया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक अलग से कैटेगरी बना दी, जो पीआईओ थे, पीआईओ में से ही एक अलग से कैटेगरी बना दी, और ये 16 देशों के लिए, 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, खास बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के बाकी जो 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज हैं, 16 देश ऐसे थे जिसमें से उन्होंने कहा कि भाई इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर वो भारतीय मूल का है तो, पीआईओ के अंडर में आ रहा है तो। प्लस इसी एक्ट ने, एक और खास बात है, इसी एक्ट ने, इसी अमेंडमेंट एक्ट ने, जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप है, इससे पहले राष्ट्रमंडल नागरिकता भी, अपने एक प्रावधान था, राष्ट्रमंडल नागरिकता भी थी, उसके प्रावधान, सारे प्रावधान क्या कर दिए, उसने हटा दिए, निरस्त कर दिए। उससे संबंधित जितने भी प्रावधान थे, जो प्रिंसिपल एक्ट में, राइट, जो मेन एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, प्रिंसिपल एक्ट का मतलब है जो 1955 का मूल अधिनियम था, उसमें जितने भी प्रावधान थे वो सारे के सारे प्रावधान हटा दिए, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप से रिलेटेड, राष्ट्रमंडल नागरिकता से रिलेटेड। ठीक है, ये खास बात है, कई बार एग्जाम्स में पूछ किया जाता है, इसको ध्यान में रखना। चलिए, देन इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके बाद क्या किया कि जो वहाँ पे कितने दिए थे, 16 कंट्रीज के दिए थे ना, 16 ऐसी कंट्रीज के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अब उसको बढ़ा के सारी कंट्रीज को दे दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर जितने भी देश हैं, वो सब देश में जितने भी भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओसीआई के लिए। ठीक है, तो इसका दायरा थोड़ा और बढ़ा दिया 2005 के अंदर। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। ये थोड़ा नया है, और इसके बाद लेटेस्ट हम 2019 के लिए एक अलग से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो इसमें बहुत ही डिटेल में हम लेंगे कि किस बात से है, वैसे कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आपके एग्जाम में जो भी ज़रूरी है वो हम पढ़ लेंगे, क्यों इतना बवाल हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों क्या प्रावधान इसमें बदले, वो सब हम देखेंगे। चलिए, तो इससे पहले आता है 2015 का। 2015 में जो ये जो स्कीम थी, इसका नाम असल में चेंज कर दिया। इसमें पहले जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो नाम था, इसका नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो पीआईओ कार्ड स्कीम है और ओसीआई कार्ड स्कीम है, इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, इन दोनों को, पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज करके और एक स्कीम बना दी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, ऑलराइट, सिंपल। 2015 के अंदर ये किया, इन दोनों स्कीम, यानी कि दोनों के अंदर जो पॉजिटिव थे, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे, पॉजिटिव प्रोविजंस थे,
जो उन दोनों को मिला दिया, जो ओसीआई और पीआई। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था कि काफी कंफ्यूजन हो रहा था, काफी कंफ्यूजन हो रहा था, काफी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि ये जो पीआई हुई ये आपके 2000 के लगभग आ गया था, ये फिर आपके 2003 में आ गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, काफी हद तक जो है कंफ्यूजन शुरू हो गया था इसके अंदर, कि भाई जो लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको काफी कंफ्यूज होते हैं कि पीआईओ के अंदर क्या है, ओसीआई के अंदर क्या है। तो एक तरह से इसको हटा दिया दोनों स्कीम को और एक सिंगल स्कीम निकाल दी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और दोनों के जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको एक तरह से मिक्स कर दिया 2015 में। इसके अलावा भी काफी कुछ चेंजेस करे हैं इस अधिनियम में, किसने, 2015 वाले अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसमें देखते हैं, हम खास बात देखेंगे इसके बारे में कि इस एक्ट ने क्या क्या बदलाव करे। अब हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर्स, है ना। पंजीकरण देख लेते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स का किस तरह से। ऑन एप्लीकेशन, अगर कोई अप्लाई करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को रजिस्टर कर सकती है एज अ पर्सन, एज अ पर्सन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर के तौर पर रजिस्टर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इफ, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, इफ द पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर वो भारत किसी और देश का नागरिक है बट वो पहले क्या था, भारत का नागरिक था। तो या फिर वो जो पर्सन है वो किसी और कंट्री का नागरिक तो है, बट समझ लो कि भारत के जो संविधान का, जब संविधान लागू हुआ था उस समय वो एलिजिबल था। ठीक है, वो एलिजिबल था भारतीय नागरिक बनने के लिए। ठीक है, वो क्या था, एलिजिबल था, यानी कि भारतीय नागरिक बनने के लिए योग्य था। कब, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के लागू होने के टाइम। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को अगर वो क्या था, वो एलिजिबल था, अगर वो एलिजिबल था यानी योग्य था भारतीय नागरिक बनने के लिए, तो भी उसे क्या दिया जा सकता है, उसे रजिस्टर किया जा सकता है। ऑलराइट, या फिर और भी कंडीशंस हैं, या फिर वो पर्सन क्या हो, इफ द पर्सन इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, किसी और देश का नागरिक हो, और साथ ही साथ वो उस किसी और कंट्री का नागरिक हो, या फिर यानी कि उस ऐसी क्षेत्र का ऐसी क्षेत्र से बिलोंग करता हो जो लेटर ऑन 15 अगस्त के बाद में, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 1947 के बाद उसे भारत में जोड़ लिया गया हो। यानी समझ लो कोई दादरा नागर हवेली या पुदुचेरी या इनमें से कोई नागरिक था, ठीक है, अब उसको भारत में जोड़ लिया गया, बट उसके बाद क्या कि उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली, बट वो उस क्षेत्र का था, पुदुचेरी का था या दादरा नागर हवेली का था, जो 15 अगस्त के बाद हमने जिसको भी जोड़ा है। किन किन को जोड़ा था, दादरा नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, ऐसी जो भी जो बाहर से हमने जिनको भारत में इंक्लूड किया है। अगर वहां का कोई नागरिक था, उसने बाहर की दूसरी किसी कंट्री की नागरिकता ले ली जब हमने भारत में जोड़ा उसके, बट अब वो चाहता है कि वापस भारत के साथ जुड़े, तो वो भी एलिजिबल होगा ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। ठीक है, और समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति हो जो बच्चा हो, यानी कोई भी बच्चा, यानी एक चाइल्ड, जो कि जो कि या तो फिर चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, ऐसे किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का जो ऐसे नागरिक हो, इन जो ऊपर जितने भी कंडीशंस बताए, जितने भी आपको नागरिक बताए, यानी किसी और देश का नागरिक हो और भारत का नागरिक था, या फिर किसी और देश का नागरिक हो अभी फिलहाल, और उसका क्या था कि वो भारत के साथ क्या था कि भारत के जब भारत में संविधान लागू हुआ तब वो यहाँ का नागरिक बनने के लिए योग्य था, और या फिर कि वो दूसरी कंट्री का है बट ऐसी किसी क्षेत्र का था, तो गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, जो बाद में लेटर ऑन हमने भारत के साथ जोड़ दिया 15 अगस्त 1947 के बाद, या फिर उस क्षेत्र से बिलोंग करता हो, अब किसी और कंट्री के नागरिक हो। ऑफकोर्स वो किसी और कंट्री का नागरिक है, अगर वो अभी भी पुदुचेरी का नागरिक होता तो अब तो भारत का नागरिक बन जाता। तो वो क्या है, किसी और कंट्री का नागरिक हो, और वो इनके अंदर, तो इस कैटेगरी के अंदर जो भी लोग आए हैं, इनके बच्चे या फिर इनके पोते या पोती, या फिर इनके पर पोते या पर पोती, जो भी है, वो ऐसे लोग भी इसके अंदर एलिजिबल होंगे ओसीआई कार्ड के लिए। ठीक है, ऐसे बच्चे भी। ठीक है, ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी माइनर चाइल्ड है, कोई भी माइनर चाइल्ड है, इनमें ऊपर जो नागरिक बताए गए इनका कोई भी माइनर चाइल्ड हो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। ऑलराइट,
इसके अलावा पर्सन इज अ माइनर चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और एनी ऑफ द पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा कोई माइनर चाइल्ड यानी 18 साल से कम की उम्र का कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम की उम्र का हो और उसके दोनों ही पेरेंट्स या तो भारत के नागरिक हो, या फिर वो उनमें से दोनों पेरेंट्स में से कोई भी माता या पिता कोई भी एक भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। आप सोचोगे कि अरे दोनों अगर भारत के नागरिक हैं माता पिता, तो वो बच्चा कैसे मतलब यहाँ का नहीं है। फिर बच्चे को कई बार क्या करते हैं, बाहर की नागरिकता दे देते हैं, कई बार ऐसा होता है। यानी वहाँ पे जाके और समझ लो कि वहीं पे जन्मा है और वहीं पे स्कूलिंग कर रहा है, जबकि अभी तक वो एनआरआई है। ये जो सिटीजन है, जो उसके पेरेंट्स है, वो एनआरआई हैं, भारत की नागरिकता है उनके पास, पर बच्चे को क्या करी, बच्चे को वहाँ की नागरिकता दिला दी। तो लेटर ऑन इसी बच्चे को ओसीआई कार्ड होल्डर बनाया जा सकता है। इससे काफी बेनिफिट्स होते हैं, हम अगली क्लास में देखेंगे इसमें कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। वैसे कि जैसे कि कितनी बार भी एंट्री फ्री होती है, जितनी बार आ सकें जा सकें, ऑलराइट, और कितने भी लंबे टाइम के लिए रुक सकते हैं यहाँ पर, और ऐसे कई सारे बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये समझिए आप, कोई भी 18 साल से कम हो और उसके पेरेंट्स जो है या तो भारत के नागरिक हो या फिर पेरेंट्स में से कोई भी एक, है ना, उनके जो भी पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर भारत के नागरिक हो तो। और नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है कि भाई जो भी ऐसा केस हो कि भी जो स्पाउस है, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसकी या तो पत्नी या पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी एक ये क्या हो, ओसीआई कार्ड होल्डर हो। ठीक है, or an OCI card holder whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application। यानी कि आप समझ लो कि कोई भी भारतीय नागरिक है या फिर कोई भी बाहर का व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक के साथ शादी कर लेते हैं, ठीक है, विवाह कर लेते हैं। अब वो भले ही वो लड़का हो लड़की हो, जिसने यहाँ पे शादी कर ली है और 2 साल के लिए उसकी विवाह क्या है, उसका विवाह चल गया, यानी कि 2 साल तक चला हो कम से कम। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले ही अगर समझ लो कि डाइवोर्स वाइवोर्स हो गया, वो केसेस नहीं, पर 2 साल के लिए अगर समझ लो कि विवाह चल गया, तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी वो अप्लाई करते हैं उससे पहले के 2 साल काउंट होंगे। अब वो अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले के लगातार जो 2 साल हैं वो काउंट होंगे। अगर वो 2 साल तक वो शादीशुदा है और भारतीय मूल के कोई नागरिक के साथ अगर उनकी शादी हो रखी है, तो क्या है, उसे भी ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, अब देख लेते हैं अधिकार, यानी कि कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स टू ओसीआई कार्ड होल्डर्स। कौन कौन से अधिकार नहीं दिए गए, खास बात यह है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वैसे अधिकार इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी ऑर्डर निकाल सकती है, कोई कानून बना सकती है अलग से, जिसके अंडर वो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए क्या कर सकती है, उनको अलग से अधिकार दे सकती है, कुछ अलग से राइट्स दे सकती है। खास बात देखिए क्या है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, उनके सिटीजन्स जो नागरिक हैं, नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं उनसे हटके इनके जो राइट्स हैं उनको देखा जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो नागरिकों के पास ज्यादा राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के पास में कम अधिकार होंगे। तो ये देख लेते हैं कहाँ पे कम है, कौन कौन से अधिकार इनके पास नहीं है। नॉट बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स। ठीक है, ये देख लेते हैं कि कौन कौन से निम्नलिखित अधिकार जो हैं इसके हकदार नहीं होंगे। कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो दे रखा है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो भी सार्वजनिक रोजगार है, उसके अंदर इनको कोई भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, है ना। इनके लिए ये प्रावधान नहीं लगेगा, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सिर्फ सिटीजन्स के लिए। देन इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वो इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, ये प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। प्लस ये सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज नहीं बन सकते, इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता एज सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज। और प्लस ये वोटर भी नहीं बन सकते, यहाँ पे ये एज अ वोटर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। खास बात है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं वो यहाँ पे वोट नहीं कर सकते। नाउ इसी के साथ साथ ये लोकसभा या राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर भी नहीं बन सकते, यानी कि इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। ना तो एमपी बन सकते हैं, यानी एमपी नहीं बन सकते, एमएलए भी नहीं बन सकते। ठीक है, नॉट
बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ना तो ये एमपी के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ही एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिंपल एज दैट। अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, है ना, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज है, यानी यूपीएससी, अपने जो आरएस वगैरह, आरपीएससी के ये सब जो एग्जाम्स भी ये नहीं दे सकते। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज नहीं दे सकते। हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्रावधान बना सकती है। खास बात है, गवर्नमेंट जो है वो भी कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके लिए कोई प्रावधान बना सकती है कि भाई हाँ ठीक है, इनको इंक्लूड करते हैं, इनको इस वाली सर्विस के लिए, इसके लिए ओपन कर दिया जाए, उनको पोस्ट ओपन कर दी जाए। तो ये कर सकती है, कौन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है इसके लिए। ठीक है, चलिए। नाउ रिडंसिएशन, यानी परित्याग ऑफ ओसीआई कार्ड। रिडंसिएशन, आप समझ लो कोई परित्याग करना चाहे, त्याग करना चाहे, तो वो किस तरह से होगा। एन ओसीआई कार्ड होल्डर कैन renounce his ओसीआई कार्ड by submitting a declaration। ठीक है, एक घोषणा पत्र उसे सबमिट करना होगा। ठीक है, बट ये घोषणा पत्र क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, इसके लिए रजिस्टर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से ये समझो ओसीआई कार्ड होल्डर है, उससे ये रिनाउंस करना है कि भाई अब मुझे ओसीआई कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं रहना, अब मुझे रिनाउंस कर रहा हूँ मैं। तो रिनाउंस करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्म आता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म उसे भरना होगा और उसे सबमिट करना होगा। कैसे सबमिट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसका रजिस्टर कर देंगे, इसे रजिस्ट्री में लिख देंगे, उस दिन से ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स नहीं रहेगा, वो व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं रहेगा। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं कर रही है तो तब तक वो ओसीआई कार्ड होल्डर है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में ऐसा कोई टाइम नहीं होता। वो और भी लोग तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स बनना चाहते हैं, तो रिनाउंस के लिए कुछ नहीं है, रिनाउंस जो कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इजीली कर लेती है बस। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पाउस है, यानी कि पति पत्नी, उस व्यक्ति के जो भी पति पत्नी है ऑफ फॉरेन ओरिजिन, यानी कि वो विदेशी मूल के हों, विदेशी मूल के हों, और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड हो, यानी कि ओसीआई कार्ड हो। ठीक है, आप समझ लो कि कोई व्यक्ति है जिसने रेनाउंस कर दिया, जिसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हाँ मेरे पास अब मेरे को ओसीआई कार्ड नहीं चाहिए, उसने डिक्लेयर कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके रजिस्ट्री में रजिस्टर कर लिया, तब अब उसकी तो नागरिकता, उसकी तो ओसीआई कार्ड मेंबरशिप चली गई। ठीक है, अब उसकी कोई पत्नी या पति, उस व्यक्ति के कोई भी पति या पत्नी हो जो बाहर के हो, फॉरेन ओरिजिन के हो, और उनके पास भी ओसीआई हो, ठीक है, ओसीआई हो, तो वो उनका, और प्लस उनके जो भी माइनर चाइल्ड है, यानी कि उस व्यक्ति के कोई भी अगर नाबालिग बच्चे हैं, माइनर चाइल्ड का मतलब क्या है, नाबालिग बच्चे हों, तो वो नाबालिग बच्चे और जो पति या पत्नी जो भी है फॉरेन ओरिजिन के, इनकी भी ओसीआई कार्ड क्या होगा, रद्द हो जाएगा, यानी इनसे भी जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, ये जो वापस इनसे ले लिया जाएगा, यानी कि एक तरह से वो पासपोर्ट ले लिया जाएगा, इनका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। अब ये खास बात है कि फॉरेन ओरिजिन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यानी जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनके ऐसे सीधे सीधे तौर पे नहीं जाएगा, उनको रिनाउंस करना होगा। पर अगर किसी ने रिनाउंस कर दिया है, तो उनके साथ में उनकी जो भी पत्नी या पति जो भी है, उनका डायरेक्टली चला जाएगा। अगर वो फॉरेन ओरिजिन के है ना, तो उनका डायरेक्टली, जैसे ही उनका गया, वो उन्होंने रिनाउंस किया, उसी के साथ साथ इनकी भी, इनको भी इनडायरेक्टली इनका भी ओसीआई कार्ड ले लिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी इनका जो नाबालिग बच्चे हैं उनके भी ले लिए जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलिए फिर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। पंजीकरण रद्द, कैसे पंजीकरण रद्द हो सकता है ओसीआई कार्ड होल्डर्स का, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब आप खास बात देख रहे हो, इन सब के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी। यहाँ पे पार्लियामेंट का रोल नहीं है ज्यादा, मेन रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब समझ लो किसी को ओसीआई कार्ड होल्डर है, उसका रजिस्ट्रेशन, जो पंजीकरण है वो रद्द किया जा सकता है। अब उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसको ओसीआई कार्ड होल्डर बन गया है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या किया जा सकता है, उसका रद्द किया जा सकता है कुछ केसेस में। किस केसेस में, अगर समझ लो उसने ये रजिस्ट्रेशन जो किया है, ये किसी धोखाधड़ी से किया है, फ्रॉड से किया है, या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से किया है ना, कुछ झूठे प्रतिनिधित्व किए, या फिर कुछ असत्य प्रतिनिधित्व किए, कुछ और, या फिर कुछ मटेरियल फैक्ट उसने छुपा के रखा, है ना,
कुछ छुपा के रखा, कोई भी मैं वहाँ का हूँ, या फिर कोई भी किसी भी तरह की चीज़ उन्होंने एक तरह से धोखाधड़ी करी, झूठ बोला, किसी गलत दस्तावेज बना दिए, है ना, नकली नकली फर्जी कागज बना के उसने सबमिट कर दिए। कुछ भी केसेस में अगर उसने धोखाधड़ी करी है, फ्रॉड करा है, उस केसेस में क्या होगा, उनका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैज शोन डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खास बात है, देखिए, ठीक है ना, कि अब आपने ये ध्यान से आपने देखा था या हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो इसको याद रखना, जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू और नेचुरलाइजेशन के थ्रू और रजिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी पंजीकरण और प्राकृतिकरण के द्वारा जिन्होंने भी भारतीय मूल की नागरिकता ली है, इन सबको क्या करना पड़ता है, एक ओथ ऑफ एलिजियंस, ठीक है, इस पे साइन करना होता है, यानी कि एक तरह से शपथ ग्रहण करनी होती है, ठीक है, ऑलराइट। संविधान के प्रति निष्ठा का एक शपथ उन्हें ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है, शपथ लेनी पड़ती है। तो ये एक तरह से इनको संविधान के लिए वो क्या होने चाहिए, अफेक्शनेट होने चाहिए, ठीक है, वो उसका आदर करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए, उसकी तरफ उनकी निष्ठा होनी चाहिए। अगर समझ लो किसी ने निष्ठा नहीं दिखाई या फिर उसका अनादर किया संविधान का, तो भी उनसे क्या किया जा सकता है, उनसे ओसीआई कार्ड भी लिया जा सकता है, उनसे नागरिकता भी ली जा सकती है, अगर वो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू है, या फिर कैसे भी नॉर्मल अगर इंडियन सिटीजन है, उनकी भी नागरिकता ली जा सकती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन सिटीजन की नहीं। इनको तो ओथ लेना पड़ता है, यानी कि शपथ लेनी पड़ती है। बाकी नॉर्मली कोई भी भारतीय नागरिक हो, भले वो बाय बर्थ हो, डिसेंट हो, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हो, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी हो, किसी के भी द्वारा उनको नागरिकता मिली हो, अगर वो संविधान का उल्लंघन करेंगे, यानी संविधान का एक तरह से उसकी तरफ निष्ठा नहीं दिखाएंगे, अगर ऐसा प्रतीत होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी नागरिकता ले सकती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ड्यूरिंग एनी वॉर इन विच इंडिया में बी एंगेज्ड, वही केस है, अगर भारत किसी भी वॉर में, किसी युद्ध में एंगेज है, खुद उसमें मतलब किसी के साथ युद्ध चल रहा है भारत का, या कि युद्ध में भारत शामिल है, तो उस टाइम पे अगर ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो अगर हमारे एनिमी के साथ, यानी दुश्मन देश के साथ साथ अगर किसी तरह का कम्युनिकेशन बिठाते हैं, उसको गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित करते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो उस केस में भी उनसे ओसीआई कार्ड होल्डर से ये ओसीआई कार्ड ले लिया जाएगा, ठीक है। या फिर वही केस 5 साल के अंदर अंदर जो रजिस्टर किया है इन्होंने एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, उसी के 5 साल के अंदर अंदर वो किसी देश में उन्हें 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाती है, ठीक है, कारावास, कारावास की सजा सुना दी जाती है, तो भी उनसे क्या कर दिया जाएगा, ओसीआई कार्ड वापस ले लिया जाएगा, ऑलराइट। इसके अलावा इट इज नेसेसरी सो, ठीक है, इट इज नेसेसरी सो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर समझ लो ये जरूरी हो, अगर उनसे कोई केस ऐसा है कि भाई इसमें ओसीआई कार्ड होल्डर से ही हमें कार्ड होल्डर ले लेना चाहिए, ये क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी, हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता, या फिर हमारी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, या फिर भारत के दूसरे देशों के साथ मैत्रीय संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो अगर हैम्पर हो रहे हैं, या फिर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो, है ना, यानी जनहित में जारी, अगर समझ लीजिए कई बार होता है ना, सामान्य जनता के हित में हो, तो भी उनसे ओसीआई कार्ड ले लिया जा सकता है। कोई ऐसा समझ लो आपत्तिजनक व्यक्ति है ना, और वो काफी कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हो, अगर उससे लग रहा है कि भी इससे हमारे किसी फॉरेन कंट्री के साथ, किसी हमारे जो दूसरे दूसरे जो देश हैं उनके साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है वो अफेक्ट होंगे, तो उनसे ओसीआई कार्ड लिया जा सकता है। या फिर हमारी संप्रभुता पे कोई आँच आ रही है, हमारी अखंडता पे कोई आँच आ रही है, हमारी सुरक्षा में कोई किसी तरह की बाधा आ रही है, या फिर हमारे जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट हो, यानी कि हमारे सामान्य जनता का हित हो, तो भी ओसीआई कार्ड उनसे किसी से लिया जा सकता है। ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का रद्द करना, ये भी आप समझ गए। चलिए, इसके अलावा एक केस है, द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अगर समझ लो ओसीआई कार्ड होल्डर की जो शादी है, ठीक है, अगर वो शादी करते हैं और वो शादी क्या कर दी जाए, वो डिसॉल्व कर दी जाए, ठीक ठीक है, यानी कि भारतीय मूल के साथ अगर वो शादी करते हैं, ऑलराइट, और ओसीआई कार्ड ले लेते हैं, ओसीआई कार्ड मिल गया,
और जो वो शादी है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी किसी भी कोर्ट के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उस शादी का क्या हो जाता है, उस शादी को भंग कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, या फिर समझ लो कि इट हैज बीन डिसॉल्व बट इट हैज नॉट बीन डिसॉल्व, सॉरी, अगर उसे उसका भंग नहीं किया जाता, उसे समाप्त नहीं किया जाता उस शादी को, बट उसी के साथ वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, उस व्यक्ति जो व्यक्ति है वो दूसरी शादी कर लेता है, तो भी इस केस में उसका रजिस्ट्रेशन जो है क्या कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, उसके रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। और चलिए दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, एंड आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ऑलराइट। तो मैं इस कमेंट सेक्शन में देख लूंगा आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं, अगर इस आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल स्टैटिक कमेंट्स में लिखना, ऑलराइट, स्टैटिक कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स लिख लेना, मैं वहाँ पे देख लूंगा, आज पढ़ लूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस डाउट्स को ले लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑलराइट। एंड जो भी नए हैं, सबसे अभी अभी आए हैं हमारे चैनल पर, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, और लाइक एंड शेयर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलिए, लास्ट ऑन एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं वापस अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।